जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो इंटरमीडिएट के वैद्युत रसायन के अंतर्गत वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसी तरह ये हाई स्कूल के धातुओं और अधातुओं में सक्रियता श्रेणी के नाम से टॉपिक दिया गया है, जो लगातार परीक्षा में 2 से 3 अंक या कभी कभी 4 अंकों के रूप में भी पूछा जाता है। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं मुख्य वीडियो की ओर और अंत तक बने रहिए, जिससे बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो भी टॉपिक पूछे गए हैं उनका संकलन आखिरी में दिया हुआ है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मुझे ऊर्जा प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहले चलते हैं हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की ओर, जिसे ईसीएस के नाम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी पेपर में पूछा जाता है। तो क्या है वैद्युत रासायनिक श्रेणी? जब दिए हुए तत्वों को, जो भी हमारे पास तत्व उपस्थित हैं, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, उन सभी को बढ़ते या घटते हुए मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव के एक भी कोई आप वैल्यू ले लें, मानक ऑक्सीकरण विभव ले लें या मानक अपचयन विभव ले लें। अगर आप मानक ऑक्सीकरण विभव ले रहे हैं तो बढ़ते हुए मानक ऑक्सीकरण के विभव में, या अपचयन विभव ले रहे हैं तो घटते हुए मानक अपचयन के विभव में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। कारण है सक्रियता। इससे हमें धातुओं की सक्रियता के बारे में पता चलता है। जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की सक्रियता धीरे धीरे घटने लगती है। यानी सबसे अधिक अगर सक्रिय धातु की बात की जाए तो हमें लिथियम मिलेगी, लेकिन अगर सबसे कम क्रियाशीलता वाली धातु की बात की जाए तो वहां हमको गोल्ड और प्लेटिनम प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम सक्रियता के बारे में भी बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है, जबकि अधातुओं की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है। अगर अधातुओं में देखें तो सबसे नीचे फ्लोरीन होता है, तो उसकी सक्रियता सबसे अधिक होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोरीन को, क्योंकि यहाँ पर अब ऑक्सीकरण के विभव के क्रम में रखा गया, तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है और सबसे नीचे लिथियम है, माइनस वैल्यू में, प्लस वैल्यू से माइनस वैल्यू की ओर जा रहे हैं। अब इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो मुख्य लक्षण तो यही है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्व हैं उनकी अपचयन क्षमता घटती जाती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अधातुएं नीचे उपस्थित होती हैं और धातुओं को इस श्रेणी में ऊपर स्थान दिया जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से सीधे अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं उपस्थित हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया तो करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती। जैसे हाइड्रोजन वैद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपके पास हो किताब, तो आप अपनी किताब खोलिए, उसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिए और वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखिए कि हाइड्रोजन से ऊपर जिंक धातु है, और ये जो जिंक धातु है वो सीधे सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, किसी भी अम्ल के साथ सीधे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रही है। जबकि कॉपर धातु के लिए, अगर मान लो हम इससे कॉपर धातु लेते हैं या प्लेटिनम लेते हैं, जो नीचे उपस्थित धातु हैं जैसे सिल्वर लेते हैं, वो हाइड्रोजन अम्लों से सीधे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करती, उसके सापेक्ष वो सल्फर डाइऑक्साइड, जल आदि को मुक्त करती हैं। और जो सबसे नीचे धातुएं हैं जैसे सिल्वर, वो गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, वो साधारणतया अम्लों के साथ निष्क्रियता प्रदर्शित करती हैं, उनके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं करती। तो एक तरीके से एक ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की हाइड्रोजन अम्लों के प्रति जो सक्रियता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी चीज है कि श्रेणी में उपस्थित जो तत्व होता है, ऊपर तत्व होता है, वो अपने नीचे वाले सभी तत्वों के लवण के विलयन से उन्हें मुक्त करता रहता है, अलग अलग करता रहता है। जैसे कापर की बात करें तो कापर सल्फेट से अगर हम जिंक धातु की अपक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट मुक्त हो जाता है, जबकि कापर जो है धातु के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। और कापर आपको उस राड पर जमा हुआ, कापर जो है उस विलयन में आपको जमा हुआ मिल जाता है। इसी तरह अगर हम कापर की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डालें तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपक्रिया नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार से ये प्रक्रिया नहीं होती। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आया है कि कापर सल्फेट के नीले विलयन में अगर जिंक की क्षण को या आयरन की क्षण को डाल दिया जाता है तो विलयन का रंग नीला जो है वो गायब हो जाता है। क्यों? या विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? तो उसका यही कारण है कि जिंक और आयरन की जो धातु की क्षण होती है वो कापर सल्फेट के नीले विलयन के साथ अपक्रिया करके कापर धातु को मुक्त कर देती है और Cu2+ पर ही नीला रंग पाया जाता है। कापर
2+ आयन पर, तो जब वो मुक्त हो जाता है, वो धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो उस विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है। जबकि जिंक सल्फेट का विलयन का रंग नीला या किसी भी प्रकार का विलयन का रंग इसका नहीं होता, कलर नहीं होता। जिंक सल्फेट रंगहीन पदार्थ है, तो इसलिए इसका रंग गायब हो जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, यानी वातावरणीय परिस्थितियों में जो अभिक्रियाएं होती है, जैसे किसी धातु को आप देखते हैं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को खुला छोड़ दें तो आप देखते हैं धीरे धीरे उसके ऊपर सफेद रंग की कलर आ जाता है, या आयरन धातु को खुला वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड यानी जंग लग जाती है। लेकिन जो धातुएं वर्ग में इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाने लगती हैं, तो उनकी ऑक्सीजन के प्रति जो सक्रियता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए आप देखते हैं कि चांदी है, गोल्ड है या प्लेटिनम है, उस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते। तो एक तरीके से जो सक्रियता है ऑक्सीजन के प्रति इन धातुओं की, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। इसी तरह विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सोडियम या उसके ऊपर की धातुएं हैं, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वे सभी धातुएं ठंडे पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। जबकि आयरन के ऊपर की जो धातुएं हैं वो गर्म जल से अभिक्रिया करने में सक्षम होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, वो गर्म जल के साथ ही रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। और लोहा यानी आयरन गर्म भाप के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये एक बार प्रश्न भी पूछा गया है 2018 में कि कारण बताइए या व्याख्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव है। आयरन को गर्म भाप के साथ अभिक्रियाकृत कराया जाता है और कॉपर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होगी? तो अगर ऐसा हो तो आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया हो जाती है, क्योंकि ये भाप के साथ अभिक्रिया करने में सक्षम है। जबकि कॉपर, मैंने अभी इससे पहले बताया कि जो धातुएं नीचे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करती, यानी कॉपर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं होता। जबकि आयरन की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, और जल में भाप, ये नहीं है कि साधारण जल हो या गर्म जल हो, भाप के साथ, वाष्प के साथ अगर आयरन धातु की अभिक्रिया कराई जाएगी तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी तरीके से देख रहे हैं कि सोडियम धातु है, ठंडे जल के साथ सोडियम धातु की अभिक्रिया कराई जा रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस मुक्त हो रही है। अब दूसरा बात है कि यदि किसी धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल धन विद्युतीय धातु होगी, यानी उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। तो हमारे में क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो प्रबल धन विद्युतीय होती हैं, आसानी से इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण पाया जाता है। तो उसी गुण के आधार पर यहां बताया गया यही धातुएं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर भी व्यवस्थित हैं। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी धातुएं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर व्यवस्थित हैं, क्योंकि इनके जो मानक अपचयन विभव हैं वो ऋणात्मक रूप से सबसे ज्यादा हैं, अधिक हैं, इसीलिए उनको ऊपर स्थान दिया गया और वो प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहले तो हम धातुओं या धातुओं की सक्रियता हम बता सकते हैं। जो धातुएं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर व्यवस्थित हैं, यानी जिनके मानक अपचयन भी बहुत ज्यादा हैं ऋणात्मक रूप से, वे प्रबल सक्रिय हैं। जिनके धनात्मक मान है मानक अपचयन विभव के, वे कम सक्रिय हैं। इन केस अगर हम अधातु की बात करें तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये अधिक क्रियाशील हैं, जबकि आयोडीन, ब्रोमीन कम क्रियाशील हैं, क्योंकि इनके मानक जो ऑक्सीकरण विभव हैं वो धनात्मक रूप से कम होते हैं। तो आप जब भी इस वीडियो को पढ़ें, आप सबसे मतलब गुजारिश है, रिक्वेस्ट है एक तरीके से, कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी को सामने रख लीजिए, तब पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या बातें की जा रही हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं, आसानी से संभावना को, कि ये रिएक्शन संभव है कि नहीं। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ली जिसमें कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन प्रोबेबल नहीं है, या कॉपर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन प्रोबेबल नहीं है। जबकि कॉपर सल्फेट की अगर जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉपर मुक्त हो जाएगा। यानी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुएं ऊपर हैं वो अपने नीचे वाले धातुओं के लवण के विलयन से उन्हें मुक्त कर देती हैं, तो इससे रिएक्शंस का पता चल जाता है। या जो धातुएं ऊपर हैं जिनके मानक अपचयन विभव प्रबल हैं, वो आसानी से जल के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। या हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देती हैं। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं।
अब इसकी सहायता से, जो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसकी सहायता से जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, जहां पर मेटल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके अयस्कों से या उनके दूसरे इम्प्योर कंपाउंड से या कंपोनेंट से, तो उसमें हमको ये पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है यानी कौन सा मेटल है वो कैथोड पर मिलेगा या एनोड पर मिलेगा। तो इस रिएक्शंस के थ्रू हम आसानी से जान सकते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी से तत्वों की सक्रियता के आधार पर कि वो धातु कैथोड पर आसानी से प्राप्त होगी या एनोड से। उस हिसाब से हम उनका फॉर्मेशन और उनके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को प्लान करते हैं। अब अभ्यास प्रश्न, मैंने बताया था कि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो हाई स्कूल में हो या फिर वो इंटरमीडिएट में हो। तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है। तो आप अगर कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद उस विलयन का कलर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे की कील कॉपर सल्फेट Fe प्लस CuSO4 से रिएक्शन करेगा और FeSO4 यानी रंगहीन विलयन बना देगा और कॉपर मुक्त हो जाएगा। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की क्षण डालने पर विलयन नीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रंगहीन विलयन होता है AgNO3, तो 2AgNO3 प्लस Cu एरो 2Ag मुक्त हो जाएगा प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। और मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही वीडियो में कि Cu2 प्लस आयन जो होता है क्यूप्रिक आयन, वो नीले रंग का प्रदर्शन करता है, नीले रंग का होता है, तो इसलिए वो विलयन नीला हो जाता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जिंक मेटल डालने पर क्या होता है? उसका रंग गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारे बोर्ड क्वेश्चंस हैं, आप अपने आंसर में अपने जो मास्टरमाइंड या जो भी आपने इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ने के लिए, उनमें सभी में इसका आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह जिंक तथा कॉपर में से कौन सा अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करेगा? तो मैंने बताया कि जो धातु हाइड्रोजन वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, वो उसके अम्लों से उसे मुक्त कर सकती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर सकती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगी, जबकि कॉपर ऐसा नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगा। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के विलयन को एल्युमिनियम की बोतल में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आप जब ऐसा करोगे तो एल्युमिनियम की क्रियाशीलता ज्यादा है, तो वो कॉपर Cu2 प्लस आयन को अपचयित कर देता है, उसका अपचयन हो जाता है, यानी Cu मुक्त हो जाता है और एल्युमिनियम का फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, यानी बोतल ही गल जाएगी। और जब बोतल गल जाएगी तो बोतल में रख ही नहीं सकते हैं आप। ये होता है इसमें कि एल्युमिनियम कॉपर को कॉपर सल्फेट से मुक्त कर देता है और स्वयं एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण कर देगा, तो वो बोतल ही नष्ट हो जाएगी, छेद हो जाएंगे। इसीलिए उसको हम उस कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतलों में रख नहीं सकते। इसी तरह क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, मैंने बताया था कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण और दो उपयोग बताइए। ये लगातार पेपर में चला आ रहा है, 2023 तक आया है, 24 में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि संभावना एकदम प्रबल है कि 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का हो, दोनों में आने की इसकी प्रबल संभावना है। इसी तरह प्रश्न है कि गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाता है जबकि MgO नहीं होता। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो नीचे उपस्थित धातुएं हैं, मरकरी है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनके ऑक्साइडों को जैसे ही गर्म करते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनका स्थायित्व तो कम होता है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन के साथ, ये साधारण ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते, ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते, लेकिन अगर ये ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, वो प्रबलता नहीं प्रदर्शित करते हैं, प्रबल स्थायी नहीं होते, दुर्बल स्थायी होते हैं। तो जैसे ही हम उनको गर्म करना चालू करते हैं या हाइड्रोजन गैस के साथ उनकी अपक्रिया कराते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं और खुद स्वतंत्र धातु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि जो धातुएं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर हैं, जिनके मानक अपचयन विभवों के मान ज्यादा हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आसानी से अपने ऑक्साइडों को तोड़ते नहीं है, इन्हें गर्म करने पर ये टूटते नहीं है और ना ही हाइड्रोजन के साथ सीधे अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हो और स्वतंत्र धातु बन जाते हो। ऐसा नहीं होगा, वो हाइड्रा ऑक्साइड में बदल जाएंगे या किसी और कंपाउंड्स में बदल जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन को मुक्त नहीं करते। तो ये ऐसा होता है इसमें। इसी तरह जो धातुएं हैं, चार धातुएं जैसे हम यहां ले रहे हैं ABCD, इनके मानक अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव नहीं, मानक अपचयन विभव जो दिए हुए हैं, तो मानक अपचयन विभव जिन धातुओं का माइनस में सबसे ज्यादा होता है वो प्रबल अपचायक होती हैं, जबकि मानक ऑक्सीकरण विभव जिनका प्लस में जिनका ज्यादा होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। तो ये जब हमारे पास क्वेश्चन आवे तो हम उसको जरूर पढ़ें कि उसमें मानक अपचयन विभव दिया है या मानक ऑक्सीकरण विभव दिया। अगर मानक अपचयन विभव दिया है तो वो हाइड्रोजन से ऊपर व्यवस्थित धातुएं हैं और जितना उनका ऋणात्मक मान बढ़ता
बढ़ता जाएगा वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में उतने ही ऊपर चली जाएंगी। जैसा सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव अगर ज्यादा है तो वो लिथियम का है, यानी शुरुआत ही लिथियम से होती है। लेकिन जैसे जैसे मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक से धनात्मक होते जाते हैं वो नीचे आती जाती हैं। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आ जाता है, मरकरी आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, तो धीरे धीरे नीचे आती चली जाती हैं। तो इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।